प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ द्विवेदी जी ने। आज हम सुनेंगे भाग 2 का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है दक्षिण अफ्रीका की तैयारी। मेरा उक्त अधिकारी के यहाँ जाना दोषयुक्त था, पर अधिकारी की अधीरता, उसके रोष और उद्धतता के सामने मेरा दोष छोटा हो गया। दोष का दंड चपरासी का धक्का न था। मैं उसके पास 5 मिनट भी न बैठा होऊंगा। उसे तो मेरा बोलना भी असह्य मालूम हुआ। वह मुझसे शिष्टतापूर्वक जाने को कह सकता था, पर उसके अधिकार के मद की कोई सीमा न थी। बाद में मुझे पता चला कि इस अधिकारी के पास धीरज नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। अपने यहाँ आने वालों का अपमान करना उसके लिए साधारण बात थी। मर्जी के खिलाफ कोई बात मुंह से निकलते ही साहब का मिजाज बिगड़ जाता था। मेरा अधिकतर काम तो उसी की अदालत में रहता। खुशामद मैं कर नहीं सकता था। मैं इस अधिकारी को अनुचित रीति से रिझाना नहीं चाहता था। उसे नालिश की धमकी देकर मैं नालिश न करूं और उसे कुछ भी न लिखूं, यह भी मुझे अच्छा न लगा। इस बीच मुझे काठियावाड़ के रियासती षड्यंत्रों का भी कुछ अनुभव हुआ। काठियावाड़ अनेक छोटे छोटे राज्यों का प्रदेश है। यहाँ मुत्सद्दियों का बड़ा समाज होना स्वाभाविक ही था। राज्यों के बीच सूक्ष्म षड्यंत्र चलते, पदों की प्राप्ति के लिए साजिशें होती। राजा कच्चे कान और परवश रहता। साहबों के अर्दलियों तक की खुशामद की जाती। सरिश्तेदार तो साहब से सवाया होता, क्योंकि वही तो साहब की आँख, कान और दुभाषी का काम करता था। सरिश्तेदार की इच्छा ही कानून थी। सरिश्तेदार की आमदनी साहब की आमदनी से ज़्यादा मानी जाती थी। संभव है इसमें अतिशयोक्ति हो, पर सरिश्तेदार के अल्प वेतन की तुलना में उसका खर्च अधिक अवश्य होता था। ये वातावरण मुझे विष सा प्रतीत हुआ। मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसकी चिंता बराबर बनी रहती। मैं उदासीन हो गया। भाई ने मेरी उदासीनता देखी। एक विचार ये आया कि कहीं नौकरी कर लूँ तो मैं इन खटपटों से मुक्त रह सकता हूँ, पर बिना खटपट के दीवान का या न्यायाधीश का पद कैसे मिल सकता था। वकालत करने में साहब के साथ झगड़ा बाधक बनता था। पोरबंदर में एडमिनिस्ट्रेशन नाबालिगी शासन था। वहाँ राणा साहब के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। मेरे लोगों से लगान उचित से अधिक वसूल किया जाता था। इसके सिलसिले में भी मुझे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना था। मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर यद्यपि हिंदुस्तानी हैं, तथापि उनका रोब दाब तो साहब से भी अधिक है। वे होशियार थे, पर उनकी होशियारी का लाभ जनता को अधिक मिला हो, ये मैं नहीं देख सका। राणा साहब को थोड़ी सत्ता मिली। कहना होगा कि मेरे लोगों को भी कुछ नहीं मिला। उनके मामले की पूरी जांच हो, ऐसा भी मैंने अनुभव नहीं किया। इसलिए यहाँ भी मैं थोड़ा निराश हुआ। मैंने अनुभव किया कि न्याय नहीं मिला। न्याय पाने के लिए मेरे पास कोई साधन न था। बहुत करें तो बड़े साहब के सामने अपील की जा सकती है, वे राय देंगे। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। ऐसे फैसलों के पीछे कोई कायदा कानून हो, तब तो कुछ आशा भी की जा सकती है, पर यहाँ तो साहब की मर्जी ही कानून है। मैं अकुलाया। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर की एक मेमन फर्म का संदेश आया। दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है। हमारी फर्म बड़ी है। वहाँ हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। 40,000 पाउंड का दावा है। मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील बैरिस्टर हैं। अगर आप अपने भाई को भेजें तो वे हमारी मदद करें और उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। वे हमारा मामला हमारे वकील को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके सिवा वे नया देश देखेंगे और कई नए लोगों से उनकी जान पहचान होगी। भाई ने मुझसे चर्चा की। मैं इस सब का अर्थ समझ न सका। मैं यह जान न सका कि मुझे सिर्फ वकील को समझाने का काम ही करना पड़ेगा या अदालत में भी जाना होगा। फिर भी मैं ललचाया।
दादा अब्दुल्ला के साझी मरहूम सेठ अब्दुल करीम ज़वेरी से भाई ने मेरी मुलाकात कराई। सेठ ने कहा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बड़े बड़े साहबों से हमारी दोस्ती है, उनसे जान पहचान होगी, आप हमारी दुकान में भी मदद कर सकेंगे। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी पत्र व्यवहार बहुत होता है, आप उसमें भी मदद कर सकेंगे। आप हमारे बंगले में ही रहेंगे, इससे आप पर खर्च का बोझ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा, आप मेरी सेवाएं कितने समय के लिए चाहते हैं? आप मुझे वेतन क्या देंगे? हमें 1 साल से अधिक आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पहले दर्जे का मार्ग व्यय देंगे और निवास तथा भोजन खर्च के अलावा 105 पाउंड देंगे। इसे वकालत नहीं कह सकते, ये नौकरी थी, पर मुझे तो जैसे भी बने हिंदुस्तान छोड़ना था। नया देश देखने को मिलेगा और अनुभव प्राप्त होंगे सो अलग। भाई को 105 पाउंड भेजूंगा तो घर का खर्चा चलाने में कुछ मदद होगी। ये सोचकर मैंने वेतन के बारे में बिना कुछ झिकझिक किए ही सेठ अब्दुल करीम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया।